Hi students, today we are going to learn second chapter of economics, class 10th, sectors of the Indian economy. So, first we see what are the different economic activities. अलग अलग activities क्या क्या है? There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. तो बहुत सारे एक्टिविटीज है जो हम काम जो होता है उसमें हम प्राकृतिक चीजों को इस्तेमाल करता है। उसका एक एग्जाम्पल आप देखो, ये कॉटन प्लांट है। ये कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए सारे नेचुरल चीजों को वो इस्तेमाल करता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे बारिश है, सनशाइन है, तो मिट्टी है, ये सारे नेचुरल चीज है। तो इसीलिए कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी तरीके दूध है, तो दूध कैसे बनता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एनिमल्स होता है, उसको फोडर होता है और उसके जो दूध उसके नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसके शरीर के अंदर, और ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी तरीके से मिनरल्स, जो भी आपको प्रकृति से मिलता है, जो आपने कोई प्रोसेस नहीं किया है उसके ऊपर, तो वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट। तो when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. जब आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता है नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसका दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। इसको प्राइमरी सेक्टर इसीलिए कहता है, प्राइमरी प्रोडक्ट इसीलिए कहता है क्योंकि इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को यूज करके ही हम बाद में कोई भी प्रोडक्ट बने, उसका बेस में कोई ना कोई प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादातर हमें एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से मिलता है। इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहता है। सेकेंडरी सेक्टर covers activities in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing that we associate with industrial activity. तो सेकेंडरी सेक्टर किसको कहता है? ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हम कोई नई चीज को मैन्युफैक्चर करता है इंडस्ट्रीज में, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर के नेक्स्ट स्टेप है। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर। इधर जो फैक्ट्री में उत्पादन करने वाला चीज है प्रकृति से वैसे नहीं मिलते आपको, ठीक है। Therefore, some process of manufacturing is essential. तो प्रकृति से मिलने वाला चीज आप वैसे की वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते सारे चीजें, तो इसके ऊपर कुछ प्रोसेस का जरूरत है। ये कहाँ करता है? फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप में, घरों में। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कॉटन फाइबर प्लांट से मिलता है और उसको हम स्पिन करके यार्न बनाता है और उससे हम क्लोथ बनाते हैं। इसी तरह शुगर केन एक रॉ मटेरियल है, वो नेचुरल है। तो शुगर केन वैसे के वैसे अपन चाय मिला के नहीं पी सकते हैं, है ना। वी मेक शुगर और गुड़, उसको यूज करके हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स। इसी तरह मिट्टी से मकान नहीं बनाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मकान बनाना हो तो अपन क्या करना है, इस मिट्टी को हम ब्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ईंट में कन्वर्ट करना है। ईंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम मकान बनाने के लिए वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस दिस has gradually become associated with different kinds of industry that came up, it is called industrial sector. क्योंकि ये धीरे धीरे ये सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, अलग अलग चीजें बनाने के लिए हमको इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ा, इसीलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहता है। After primary and secondary sector, there is a third category of activity that falls under tertiary sector.
प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक तीसरा सेक्टर भी है जिसको हम टेरिशरी सेक्टर कहते हैं, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से एकदम अलग है। These are activities that help in the development of primary and secondary sector. ये क्या होता है टेरिशरी सेक्टर? ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का विकास के लिए मदद करने वाला सेक्टर है। These activities by themselves to produce a good. ये टेरिशरी सेक्टर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये मदद करता है प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो कोई प्राइमरी सेक्टर का कोई प्रोडक्ट है जो खेतों में उत्पादन करने वाला कोई प्रोडक्ट है या फैक्ट्री उत्पादन करने वाला कोई प्रोडक्ट है, वो उधर रहा तो उसका कोई यूज नहीं है। उसको आपको क्या करना है, उसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टिंग का जरूरत है। उसके लिए ट्रक्स का यूज करता है, ट्रेन्स का यूज कर सकता है, और इसको दुकानें चाहिए, होलसेल दुकान चाहिए, रिटेल दुकान चाहिए, तो उधर तक ले जाना भी पड़ेगा। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउन्स। कभी कभार क्या होता है, इसको गोडाउन में स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वीट वगैरह है, उसी टाइम खेत से निकाल के उसी टाइम लोग नहीं खाता है, उसको स्टोर करता है, जरूरतमंद लोगों तक उसको पहुंचाता है, तो उसको टाइम लगता है, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको खुले में रखा तो वो खराब हो जाता है। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स। इसके अलावा लोगों से बातचीत करना पड़ता है, व्यापार के बारे में भेजना पड़ता है, मनी हमको जरूरत पड़ जाता है, बैंक से हम उधार लेना पड़ता है। तो ये सब प्रोडक्शन और ट्रेड को मदद करता है। तो ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड है, ये सब टेरिशरी सेक्टर में आता है, क्योंकि सिंस दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विस rather than goods, tertiary sector is also called सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये सर्विस जनरेट करता है गुड्स की बजाय, तो इसीलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सर्विस सेक्टर में ऐसे कुछ सर्विस होता है जो प्रोडक्शन के लिए मददगार होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर का हमको जरूरत है, डॉक्टर्स का जरूरत है, those who provide personal service such as वॉशरमैन होता है, बार्बर होता है, कोबलर्स होता है, कोबलर में जूते वगैरह बनाने वाला, लॉ होते हैं, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। फिर ऑफिस में काम करने वाला, अकाउंटिंग का काम करने वाला लोग भी होता है। इन रीसेंट टाइम certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booth, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा हैव बिकम इम्पोर्टेंट। आजकल क्या होता है, आईटी सेक्टर बहुत डेवलप हुआ, इसीलिए नए सेक्टर्स आ गए, जो इंटरनेट कैफे होता है, एटीएम की बूथ होता है, कॉल सेंटर होता है, फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज होता है, ये सब आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम 3 ग्रुप में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी में, लेकिन ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से संबंधित है, इसके बिना दूसरा सेक्टर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीनों सेक्टर बहुत सारा चीजें प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस। तो ये तीनों सेक्टर में बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। तो पहले अपन देखेंगे कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है और हर सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी 1 or more सेक्टर्स व्हिच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी इकोनॉमी देखो, दुनिया का कोई भी कंट्री को देख लिया तो उधर कोई ना कोई एक सेक्टर उधर का मेन सेक्टर होता है,
दैट मीन्स ज़्यादा प्रोड्यूस वो करता है, ज़्यादा लोग उसमें काम करता है। कुछ कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा मजबूत होता है, कुछ जगह पे सेकेंडरी सेक्टर होता है, कुछ जगह पे टेरिशरी सेक्टर ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? तो हम कैसे ये गुड्स और सर्विस को जोड़ेंगे और हमको टोटल प्रोडक्शन एक सेक्टर से कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये कैसे मालूम होता है? With so many thousands of goods and service produced, you might think this is an impossible task. क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप मार्केट में गया तो आप अनगिनत प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, तब आपको लगेगा ये बहुत ही मुश्किल है सारे का प्रोडक्शन का वैल्यू निकालना. You might also wonder how can we add up cars and computers, nails and furnitures? It won't make sense. आपको ऐसे भी लगेगा कार है, कंप्यूटर्स है, नेल्स है, फर्नीचर है, इन सबको कैसे जोड़ेंगे? यू आर राइट इन थिंकिंग सो. आप सही है इस तरीके से सोचने के लिए. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी यूज्ड रैदर एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. तो इसके लिए इकोनॉमिक्स ने एक आइडिया निकाला. इसमें क्या करता है, सारे गुड्स का सर्विस का एक्चुअल नंबर जोड़ने के बजाय उसका वैल्यू जोड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kgs of wheat is sold at 8 rupees per kg, the whole wheat will be 80,000. फॉर एग्जाम्पल आप देखो 10,000 किलो व्हीट भेजा, 8 रुपए प्रति किलो है, तब उसका वैल्यू कितना होगा? 80,000 हो जाता है. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट 10 rupees पर कोकोनट विल बी 50,000. आप मान लो 5,000 कोकोनट है उत्पादन हुआ, तो उसको 10 रुपए के हिसाब से 50,000 बनता है. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड. इसी तरीके से तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्ट्स का वैल्यूज को हम कैलकुलेट करता है, उसके बाद हम उसको एड अप करता है. रिमेंबर, देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक. एक सावधानी इसमें बरतना है. Not every goods or service that is produced and sold need to be counted. हर एक चीजों को काउंट करने की जरूरत नहीं. It makes sense only to include the final product and service. इसके लिए आपको शुरुआती गुड्स को गिनने की जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं. फाइनली उसमें से क्या बनता है, एक चीज प्रोड्यूस करके आखिर में वो क्या बन जाता है उसका वैल्यू निकालेंगे. टेक फॉर इंस्टेंस, a farmer who sells wheat to a flour mill for 8 रुपये पर kg. एग्जाम्पल है, एक फार्मर है, 8 रुपए के हिसाब से उन्होंने व्हीट भेजा एक मिल को. द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी फॉर ₹10. तो ये मिल क्या करता है, इस व्हीट को पीस के 10 रुपए में एक बिस्किट फैक्ट्री को भेजा. बिस्किट कंपनी क्या करता है, ये फ्लोर और जैसे शुगर है, ऑयल है, ये बना के 4 पैकेट बिस्किट बनाते हैं. दैट मीन्स 1 किलो से ये 4 पैकेट्स बनाते हैं मान लो. इट सेल्स द बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर 60 रुपीज. तो वो 60 रुपए में इसको बेचता है मार्केट में. दैट मीन्स एक पैकेट को 15 रुपए के अनुसार 4 पैकेट के लिए 60 रुपए हो गया. ठीक है. बिस्किट्स आर इज द फाइनल गुड्स. तो आखिरी प्रोडक्ट क्या बन गया, बिस्किट बन गया. तो दैट इज द गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर. तो हम वैल्यू किसका लेंगे, ये बिस्किट का लेंगे, वो व्हीट का नहीं लेंगे. वर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड. इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स. हम क्यों ही आखिरी गुड्स या सर्विस को काउंट करता है, तो इसकी कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा तो फाइनल गुड्स जो व्हीट और व्हीट फ्लोर वगैरह क्या आता है, ये एक इंटरमीडिएट है. दैट मीन्स कोई भी दूसरे चीज बनने का एक घटक है. सो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विस. क्योंकि ये इंटरमीडिएट, दैट मीन्स उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट चीजों को हम यूज अप करके फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें इंक्लूडेड हो गया वो. तो द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द फाइनली गुड्स के अंदर हम ऑलरेडी ये इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू भी ऐड किया हुआ है.
Hence, the value of rupees 60 for the biscuit already includes the value of the flour. फ्लोर का वैल्यू भी आ गया, और द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएटरी गुड्स, उसके बीच में आने वाला सारे इंटरमीडिएट गुड्स का रेट उसमें इंक्लूडेड है. 4. The value of final goods and service produced in each sector during a particular year provides a total production of the sector for that year. तो फाइनल गुड्स का या सर्विस का जो वैल्यू होता है उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं. एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी क्या होता है? तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी का टोटल वैल्यू को मिला लिया तो यू विल गेट द GDP, that is gross domestic product. It is the value of all final goods and service produced within a country. GDP क्या होता है? एक देश के अंदर प्रोड्यूस करने वाला सारे गुड्स और सर्विस का वैल्यू है. जीडीपी से आपको पता पड़ जाता है कितना बड़ा इकोनॉमी है एक कंट्री का, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये मालूम होता है उस कंट्री का जीडीपी से. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central ministry. तो भारत का GDP कैलकुलेट करता है केंद्र सरकार. This ministry, with the help of various government department of all Indian states and union territory, collects information relating to the total volume of goods and service and their prices and then estimates the GDP. ये मिनिस्ट्री क्या करता है? पूरे देश में जितने भी यूनियन टेरिटरी से राज्य सरकार है, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आखिर में टोटल जीडीपी कलेक्ट करता है. हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. अगर आज हम कोई भी कंट्री को उठा कर देखा, आज बहुत ही डेवलप अमेरिका है, जो जर्मनी है, इस तरीके का कोई भी कंट्री को देखा तो उसकी शुरुआती स्टेज में उधर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर उधर का प्राइमरी सेक्टर था. कोई भी कंट्री का हो, उसका शुरुआत की जो सेक्टर इम्पोर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होते थे. एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. शुरुआत में क्या होता है, लोग सब एग्रीकल्चर करते थे. बाद में क्या होता है, नए टेक्नोलॉजी आ गया, तो प्रॉस्पेरिटी आ गया, तो सब नए नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मशीन्स यूज करना शुरू कर दिया, उसकी जरूरत से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना शुरू किया. तब लोग क्या किया, कुछ लोग दूसरे एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया. देयर वेर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पीपल, ट्रेडर्स, तो क्राफ्ट पीपल आ गया, ट्रेडर्स आ गया, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स, खरीदना बेचने का एक्टिविटीज इंक्रीज हो गया. बिसाइड्स देयर वेर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा. इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गया. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. शुरुआत में क्या था, गुड्स ज्यादातर प्रोड्यूस करते थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते थे और प्राइमरी सेक्टर में होते थे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट. Over a long time, more than 100 years, and especially because of new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farm now began to work in factories in large numbers. फिर समय के साथ साथ सैकड़ों साल में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गया. तो पहले फार्मिंग करने वाले लोग अभी फैक्ट्रीज में जाके काम करना शुरू कर दिया. पीपल बिगैन टू यूज मेनी मोर गुड्स. अभी लोग, पहले शुरुआत में लोग इस्तेमाल करने वाला से ज्यादा गुड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तो पहले तो रोटी वगैरह बना के उससे खाते थे, फिर उसमें से चेंजेस हो गए, फिर कपड़े में परिवर्तन आ गया, गाड़ी आ गया और भी लग्जूरियस गुड्स आ गया. तो उनको लोगों को जरूरत बढ़ता गया. तब इस तरीके का जरूरत बढ़ने की वजह
People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. फैक्ट्रीज में cheap rate में प्रोड्यूस करने वाला चीजें इस्तेमाल करना शुरू करता है. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. धीरे धीरे secondary sector बन जाता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर. उसमें ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना शुरू हो गया. Hence over a time a shift had taken place. This means that importance of sector had changed. इसका मतलब ये होता है धीरे धीरे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ तो बाद में वो सेकेंडरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर बन गया. द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed country. पिछले 100 साल उठा के देखा तो आप अमीर देशों को देख लिया तो उधर सेकेंडरी सेक्टर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेरिटरी सेक्टर बन गया. सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर टेरिटरी सेक्टर बन गया. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर. ज्यादातर लोग जो काम करते हैं वो सर्विस सेक्टर में करता है. दिस इज अ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप कंट्रीज. ये पैटर्न आप डेवलप कंट्रीज में देखने को मिलता है. Why is the total production and employment in three sectors in what is the total production and employment in the three sectors in India? भारत की हालत क्या है, ये तीनों सेक्टर कैसा है, तो इसमें क्या कोई कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं है हम देखेंगे. Rising importance of tertiary sector in production. Over the 30 years between 1973 and 2003, while the production in all three sectors has increased. अगर हम एक 30 साल का देखो 1973 से 2003 के बीच के टाइम को देख लिया तो आप देखेंगे तीनों सेक्टर में इंक्रीज हो गया. इट हैज इंक्रीज मोस्ट इन द टेरिटरी सेक्टर. हमारे देश में भी टेरिटरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है. एज अ रिजल्ट इन द 2003 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing primary sector. तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब टेरिटरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस सेक्टर बन गया. दैट में वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर बन गया हमारा टेरिटरी सेक्टर. पहले प्राइमरी सेक्टर था. वाई इज द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? तो इंडिया में टेरिटरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है? इसके लिए बहुत सारे कारण है. पहला है, इन एनी कंट्री several सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, इस तरीके का सेक्टर्स का बहुत जरूरत है. दैट मीन्स हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए. सो इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. तो ये सब बेसिक सर्विस है. तो गरीब हो तो क्या होता है, ये सारे सर्विस सरकार को देना पड़ता है. तो भारत में सरकार ही प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि गरीब लोग हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जब एग्रीकल्चर डेवलप होता है, इंडस्ट्री डेवलप होता है, सर्विस सेक्टर अपने आप डेवलप होता है. हमको ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, व्यापार का जरूरत पड़ेगा, स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा. ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर द सर्विस. जब जितना तेजी से प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेगा उतना तेजी से टेरिटरी भी बढ़ेगा. तीसरी बात, a income level rise, certain sectors of people start demanding many more service like out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional and training, etc. जब लोगों का जो इनकम बढ़ जाता है तो उसके पास जब पैसा ज्यादा आता है उनको ज्यादा इच्छाएं डेवलप होता है. वो सोचते हैं बाहर जाके खाना है, टूरिज्म करना है, बाहर जाना है, शॉपिंग करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, प्राइवेट स्कूल में जाना है. इस तरीके का डिमांड भी बढ़ जाता है. फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विस सच एज
those based on information and communication technology have become important and essential. तो पिछले कुछ सालों से नए सेक्टर्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया. द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस हैज बीन रेजिंग रैपिडली. इसका प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. However, you must remember that not all the service sector is equally well. इसका मतलब ये नहीं है सारे सर्विस सेक्टर एक समान रूप से बढ़ रहे हैं. सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. सर्विस सेक्टर में अलग अलग प्रकार के लोग भारत में काम करते हैं. एट वन एंड देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स. तो लेकिन एक बात देख लिया, जो सर्विस सेक्टर में हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों के लिए करने वाला कम संख्या है. At the other end, there are very large number of workers engaged in service such as small shopkeepers, repair person, transport persons, etc. और भी बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में है जो स्मॉल शॉपकीपर की काम करता है, जो गाड़ियां चलाने का काम करता है. These people barely manage to earn a living. तो ऐसे लोग सर्विस सेक्टर का ज़्यादातर लोग जो मैनुअल का काम करता है जिसमें ज़्यादा स्किल्ड का ज़रूरत नहीं है, वो लोग बहुत कम कमाता है. Hence only a part of this sector is growing in importance. इसलिए इस सेक्टर का सारे हिस्से एक समान रूप से ग्रो नहीं कर रहे हैं, कुछ ही लोग ही इसमें ग्रो कर रहे हैं. Why are most of the people employed? Where are the most of the people employed? तो ज़्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं. So you can directly see the changing importance of sectors over the 30 years. पिछले 30 साल में आप देख सकते हैं सेक्टर्स में जो परिवर्तन आप देख सकते हैं. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. अब देखा अलग अलग सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के लिए, उसमें तो परिवर्तन आ गया, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ये परिवर्तन आपको ज़्यादा नहीं दिख रहे. ठीक है. The share in three sectors in 1973 and 2000 आप देख सकता है. तो इसमें आपको देखेगा प्राइमरी सेक्टर करीब 45 के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे थे. सेकेंडरी सेक्टर करीब 20% कंट्रीब्यूट कर रहे थे. करीब 30% टेरिशरी सेक्टर था. लेकिन अभी के समय पे 50% से ज़्यादा टेरिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सेकेंडरी सेक्टर कुल मिला के वैसे की वैसे रह गया. प्राइमरी सेक्टर लेकिन बहुत ही कम हो गया उसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए. ठीक है. तो सेकेंडरी सेक्टर से थोड़ा ही ज़्यादा है, करीब 25% हो गया सेकेंडरी सेक्टर. लेकिन एम्प्लॉयमेंट आप देखा तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर था, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते 75% देते थे. करीब 10% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड करते थे. करीब 15 के आसपास टेरिशरी सेक्टर भी 1973 के टाइम में प्रोवाइड करता. लेकिन आज भी अगर देखा तो करीब 60% लोग आज भी एग्रीकल्चर को डिपेंड कर रहे हैं काम के लिए. लेकिन आपका जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन आज करीब 25% है. इसके बावजूद आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं होने की वजह से वो लोग उसमें डिपेंडेंट है. सो एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्किंग इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर. आधे से ज़्यादा आबादी लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी. लेकिन वो आधे आबादी सिर्फ 25% प्रोडक्शन जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल.
और सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर मिला के कितना प्रोवाइड कर रहा है जीडीपी का? देश की आमदनी का 75% प्रोवाइड करता है सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर, लेकिन उधर 50% से कम लोग काम करता है। So what it means is that there are more people in agriculture than is necessary. इसका मतलब ये हुआ एग्रीकल्चर में आज भी जितना लोगों को जरूरत है उससे काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है जिसको जरूरत नहीं है इसके बावजूद उधर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 1 एकड़ का उसमें 2 व्यक्ति से काम चल सकते थे, लेकिन घर पे लोगों के पास काम नहीं होने की वजह से उसकी घर पे 10 मेंबर हो तो 10 उसमें काम कर रहे, तो जनों का काम 10 जने कर रहे, तो 8 जने का काम कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर। तो एक स्मॉल फार्मर आप देखो, वो काम कर रहे अपने खेत में। ठीक है, उसको दूसरे काम उसको करने के लिए है नहीं, तो वो क्या करता है, उसकी जो अवेलेबल लैंड है उसमें वो काम करेगा। अभी मैंने कहा था 2 जनों का काम है 10 जने करता है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो तो काम तो करने के लिए जाता है रो, तो अनएम्प्लॉयमेंट से ये डिफरेंट है एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। एक आदमी जो काम पे नहीं जाता उसको विजिबल है वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ये लोग रोज काम पे जा रहे हैं लेकिन उसके बाद उसकी कमाई नहीं होता है। इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड comes and hire one of the 2 members of the family to work on his land। अगर आप मान लो एक व्यक्ति आके इन घरों से 2 व्यक्ति को वो लेके जाता है, उनके उधर काम किया, तो इस घरों का क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी आएगा और इसकी काम में कोई चेंज भी नहीं होगा, खेत वैसे के वैसे चलेगा, लेकिन वो 2 व्यक्ति इधर से गया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी खेत की काम में, और एक्स्ट्रा मनी भी आएगा। सो if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer। तो अगर हम बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से रिमूव करके दूसरे वर्क दे दिया तो एग्रीकल्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों का इनकम इंक्रीज हो जाएगा और उसकी हालत सुधर जाएगा। This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in service sector in urban area who search for daily employment। इस तरीके का अंडरएम्प्लॉयमेंट और भी सेक्टर में आप देखने को मिलता है। जो शहरों में आप देखो कैशुअल होता है, रोजमर्रा काम करने के लिए जाते हैं, तो ये क्या होता है, डेली एम्प्लॉयमेंट करता है। जैसे प्लम्बर्स है, पेंटर्स है, रिपेयर पर्सन्स है, छोटे मोटे काम करने वाले बहुत सारे लोग, तो इनको रोज काम नहीं मिलता है। ठीक है, सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट और सेलिंग समथिंग, दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिट। अब देखिए ठेले वगैरह चलाने वाला होता है, पूरे दिन तक दिन भर वो काम करता है लेकिन उतना ज्यादा वो कमाता नहीं है। ठीक है, दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास दूसरा चारा नहीं है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे? फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। आपने देखा एग्रीकल्चर में बहुत सारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। देयर आर पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल ही काम नहीं करता है, काम नहीं है उनके पास। इन अदर वेज can one increase employment for people? In what ways can हम कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे? The government can spend some money for money or banks can provide a loan to construct। तो आप मान लो सरकार कुछ लोगों को खुद को जॉब फाइंड आउट करने के लिए कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी करा दिया तो लोगों को सुविधा मिलेगा। जो जैसे इरिगेशन वगैरह कराए तो लोगों को उससे भी फायदा मिलेगा। ठीक है,
Let's suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. अब मान लो 1 हेक्टर में 2 व्यक्तियों को 50 दिन का काम दे सकता है. ठीक है, ठीक है. So 2 members of the family can be employed in that field. अगर उधर एक इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो क्या होता है, उधर का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएगा. So if government invests some money in transportation and storage of crops or make better rural roads so that ये अगर सरकार कुछ पैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंक्रीज करे, स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज कर लिया तो लोगों को अपना खेती में प्रोड्यूस करने वाला चीजें उधर स्टोर कर सकता है. स्टोर करके जब उसका रेट बढ़ते है वो तब उसको बेच सकता है. सो and another way by which we can tackle this problem is to identify and promote and locate industries and service in semi-rural areas. दूसरा एक तरीका है सरकार को रूरल एरियाज में कुछ इंडस्ट्रीज को शुरू करे ताकि ग्रामीण इलाके के लोगों को भी नौकरी मिल जाएगा. इसके अलावा आपको opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products. तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह ग्रामीण इलाके में बनाए तो लोगों को अपना प्रोडक्ट्स उधर स्टोर कर सकता है, तो उसका रेट जब बढ़ता है तब बेच सकता है. तो इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरिया एंड स्टार्ट्स हनी कलेक्शन सेंटर्स, जो जंगल के आसपास के इलाके में हनी कलेक्शन सेंटर्स शुरू कर सकता है. और वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बनाने वाला चीज है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाले इंडस्ट्रीज है, ये सब ग्रामीण इलाके में खोल सकता है. इस तरीके से भी सरकार को इनको मदद कर सकता है. सो ओके, डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. 2 सेक्टर्स है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो लोगों को जो परमानेंट नौकरी मिलता है, जो सरकारी नौकरी है, जो इम्पोर्टेंट जॉब्स है, जहां उनको परमानेंटली सैलरी मिलता है, उसको लीव मिलता है, उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, सब कुछ मिलता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो कैजुअल लेबर्स होता है, जो रोजमर्रा जो कमा के जीने वाला लोग होता है, इसकी काम को कोई गारंटी नहीं होता है और उसको आज नौकरी है कल होगा इसका कोई गारंटी नहीं है. तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को? अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब सबसे लोग पसंद करने वाला जॉब होता है. ठीक है, तो उनके पास सारे सुविधाएं मिलता है. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड इन रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स मोस्टली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉप आर्टिसंस, वीवर्स है, ब्लैक स्मिथ है, इस तरीके के लोग होता है इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है. नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी. इंडिया में जितने भी 80% जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो छोटे मोटे किसान हैं. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds. इनको मदद करना पड़ेगा, टाइमली उनको सीड्स प्रोवाइड करना है, एग्रीकल्चर इनपुट है या क्रेडिट देने का बैंकिंग सुविधा उनको मिलना चाहिए, उनकी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का फैसिलिटीज मिलना चाहिए, उसकी प्रोड्यूस को मार्केटिंग करने का सुविधा भी सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा. इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेनली वर्कर्स होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करता है, छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करने वाला होता है, या कैजुअल वर्कर्स होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह में जो होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग आउटपुट. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी सरकार को मदद करना पड़ेगा उसको रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए. The casual workers in both rural and urban area
नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कैजुअल वर्कर जो ग्रामीण इलाके के है, शहरी इलाके, इन दोनों को सरकार को प्रोटेक्ट करना है। Besides getting irregular and low paid work, these worker also face social discrimination। ये कैजुअल वर्कर को दूसरा एक प्रॉब्लम है, इसको सैलरी तो कम ही मिलता है, इसके अलावा इसमें समाज में इसको इज्जत भी नहीं मिलता है। Protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary both economic and social development। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना आर्थिक तौर पे, इसके अलावा सामाजिक डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट। तो सेक्टर्स हम ओनरशिप के अनुसार भी हम सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर्स होता है गवर्नमेंट ओन्ड होता है, दैट मीन्स उधर का सर्विस, वो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री पूरा सरकार का होता है। प्राइवेट सेक्टर होता है व्यक्तिगत होता है। प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। तो दूसरा एक और सेक्टर है जिसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर कहता है। दूसरा है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर होता है जो सरकार और प्राइवेट मिलके जो करता है, उसको हम जॉइंट सेक्टर कहता है। There are large number of activities which are the primary responsibility of the government. The government must spend on this। तो बहुत सारा जो एक्टिविटीज है उसको जिम्मेदारी सरकार पर होता है, सरकार उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर मैल न्यूट्रिशन। तो इसके अलावा हमारा आधी आबादी के लोग मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह बहुत ही हाई है, ये अफ्रीकन कुछ कंट्रीज से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट आल्सो नीड टू पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज। सरकार को ये भी मूलभूत सुविधाओं को भी वृद्धि करने का जरूरत है ताकि हमारा देश आगे अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। Okay, that's all. We conclude this lesson. If you like this video, please share it and thank you.